देखिए, जो चैप्टर 8 है ना, अकाउंटिंग, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत बहुत, है ना। तो इसमें क्या है ना, जितनी चीजें इस वर्कबुक में है उसको ही समझना है। वो क्या कहना है, यानी कि उससे अपन क्या पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो एग्जाम में काम है। और उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि एज अ रिसर्च एनालिस्ट इन रेसोस का क्या यूज हो सकता है। ठीक है, अगर अपन रिसर्च कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो इन रेसो का, इन मैथमेटिकल फॉर्मूला, इन बैलेंस शीट, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन, और अभी अपन ने क्या देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस, इबिटा, इबिट मार्जिन, पैट, इन सभी का यूज एज अ रिसर्च एनालिस्ट क्या हो सकता है। केवल इस पर फोकस करिएगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अपन कोशिश करेंगे कि या अपन इससे ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट से और क्या चीजें निकाली जा सकती, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है, ये सब साइड में। अपने को बस ये सोचना है कि इन रेसोर्स का एज अ रिसर्च एनालिस्ट, या मैं किसी कंपनी को एनालिसिस कर रहा हूं, तो इन रेसोर्स का यूज करके कितना अच्छा कंक्लूजन या रिजल्ट या सामने वाले को रिकमेंडेशन दे सकता हूं, तब ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वरना ये चैप्टर और ये भारतीय एयरटेल का जो एग्जाम्पल है, ये केवल एग्जाम्पल है ना, इसको देख के ये नहीं सोचना है कि यार ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ये क्या लिखा है, ये क्या है, वो सब माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, बस इंजॉय करिए इस चैप्टर को, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10। बाकी इसके अलावा और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। एंजॉय करो इस चैप्टर में, जितना सीख सकते हो सीखो, वो ज्यादा यानी कि बेस्ट होगा। और एक चीज, अगर अपन जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर 12 तक, ठीक है, उसके बाद भी मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10 का, वो सैटरडे और संडे को। ठीक है, उसमें अपन क्या पढ़ना है अपने को, जो आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10 का, तो उसमें केवल और केवल मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे मेरे वो, हैंड रिटन। ये आपको ऐसा टाइप वाला टाइपिंग नहीं मिलेगा, या मैं उसको ट्राई करूंगा कि टाइप करवा लूं, लेकिन टाइप में मजा नहीं आएगा, इमोशंस नहीं आएंगे। वो मैं आपको शेयर करूंगा कि इतने पॉइंट्स को आपको फोकस करना है, ट्रस्ट मी, आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं लिवरेज रेशो क्या है। कि हायर लेवल ऑफ डेप्ट, यानी जितनी ज्यादा उधारी उतना ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस में, स्पेशली इन इकोनॉमिक डाउन टर्म, जब इकोनॉमी खराब चल रही है, व्हेन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस है। ठीक है, तो लीवरेज रेशो का यूज एनालिसिस में कैसे किया जाता है। ठीक है, बाय बिजनेस एंड इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, मीन्स अगर आपने उधार लिया है बिजनेस के लिए, तो उस ऑब्लिगेशन को कैसे कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करो ऑब्लिगेशन, मीन्स आपको लोन पटाना भी है ना, उधार। तो होता है डेप्ट इक्विटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेप्ट इक्विटी ने, जैसे अपन ने देखा था, हाई लेवल ऑफ डेप्ट इन बिजनेस प्रूव टू बी ए डेट्रीमेंटल, खराब कर देती कंपनी। ठीक है, अगर आप पे नहीं कर पाओगे लेंडर्स को, बिजनेस में हैव टू बी ए, बैंक करप्ट हो जाएगा, बैंक आपसे पूरा बिजनेस आपका छीन लेगी। ठीक है, कोई बिजनेस जब एग्रेसिवली बाय कर बोरो करता है पैसा, ठीक है, तो बहुत डेंजरस है, उसको अपने को हमेशा फोकस रखना है। ऐसा रिसर्च एनालिस्ट कि कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर वो बोरो कर रहे हैं, ठीक है, तो असेट्स आर अनेबल टू जनरेट द अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी विल स्टिल हैव टू बी मेट, यानी कि आपको कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। तो ये डेप्ट टू इक्विटी मीन्स आपका डेप्ट कितना है और इक्विटी कितना है। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्ट टू इक्विटी ऑफ वन और लेस शुड बी कंसिडर एज बेंचमार्क।
ठीक है, बेंचमार्क यानी कि 1 से कम होना चाहिए। देन डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंपनी, कैपिटल रिक्वायर, प्रोजेक्टेड डिटेल। ठीक है, तो रेशो का फॉर्मूला क्या है? टोटल एडजस्टेड डेब्ट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। यहां से निकल आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, डेब्ट टू इक्विटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस ये याद रखना है 1 और लेस देन 1। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भारतीय एयरटेल का इन्होंने निकाला है तो 1.52 है, यानी 1 से बहुत ज्यादा है, यानी कि खराब चल रहा था 2019 में। इंटरेस्ट कवरेज, आपने उधार लिया तो आप तो लोन नहीं पटा रहे हो, आप तो अभी इंटरेस्ट पटा रहे हो। ठीक है, वेदर अ कंपनी इज हेडेड टू फॉर ट्रबल कैन बी सिंपली सीन बाय कंपेयरिंग इट्स अर्निंग विद इंटरेस्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। टेल अस हाउ मेनी टाइम अर्निंग ऑफ बिजनेस विज इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना बिजनेस कर रही है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कवरेज का ईबिट बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। हायर द, ये हमेशा याद रखिए थ्योरेटिकल की, कौन सा रेशो हाई होने से बिजनेस कंफर्ट में है, कौन सा लो होने से कंफर्ट में है। ठीक है, लेस देन 1 और निगेटिव इन सब बिजनेस, इसका मतलब है अर्निंग कम है, इंटरेस्ट ज्यादा देना है। और अर्निंग निगेटिव में इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है आपके। ठीक है, एज दिस बिजनेस वुड बी आइदर बोरोइंग मनी और इन्फ्यूजिंग इक्विटी टू रन द शो। ठीक है, There's anyone on medium summoning? यस, एनी क्वेश्चंस? ओके, नो क्वेश्चन। ठीक है, जैसे किंगफिशर एग्जाम का अपन ने एग्जाम्पल देखा था, उधार इतने थे कि इंटरेस्ट भी पेड नहीं कर पा रहे, अर्निंग तो आ रही थी उससे भी इंटरेस्ट पेड नहीं हो पा रहा था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है लिक्विडिटी रेशो। करंट रेशो बहुत इजी, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, इसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। क्वेश्चन है, ओके, अनम्यूट कर रहा हूँ। या सर वो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में जो लास्ट पैरा है ना, जहाँ पे हाँ, इंटरेस्ट रेशो हाई बोला है उन्होंने, तो बिजनेस कंफर्टेबल है। हाँ, तो वो नहीं, वो पैरा नहीं समझा एग्जैक्टली मतलब, कि ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है मतलब बिजनेस देखिए, अच्छा चल हाँ, रहा है हाँ, कि कैसा? इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होगा तो देखो इबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस नीचे में है, तो ये अगर 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जितना हाई होगा इबिट, जितना हाई होगा उतना कंफर्टेबल जोन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होगा तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो 1 से या 1 से कम ही आएगा। इस फॉर्मूले में इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट अगर मान लो ईबिट आ रहा है 1, इंटरेस्ट आ रहा है 5। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.2, या माइनस में भी हो सकता है, निगेटिव, सम बिजनेस। ठीक है, तो कई में तो इसलिए ऐसा है, जैसे हाई है यानी कि कंफर्ट जोन में, ईबिट हाई है इसका मतलब। ठीक है, ओके, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर हाई होगा तो बिजनेस प्रॉब्लमेटिक है, बट एबिट हाई होगा प्रॉब्लमेटिक है। तो। हाँ, ईबिट ऊपर है, ईबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस इक्वल टू इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो ईबिट जितना हाई होगा हम्म। उतना बिजनेस कंफर्टेबल जोन में है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना हाई होगा उतना बिजनेस कंफर्ट में नहीं है, मींस निगेटिव है, अर्निंग निगेटिव है, इंटरेस्ट निगेटिव, इंटरेस्ट इतने ज्यादा पेड करने की अर्निंग भी कम पड़ कंपनी जाएगी, कमाई कम रही है और इंटरेस्ट ही ज्यादा डूब पे जाएगी कर दिया अर्निंग अभी। आपकी। हाँ, हाँ, अर्निंग आपकी 100 है, इंटरेस्ट आपको 500 रुपए पेड करना है, तो क्या होगा? 400 रुपया और लाना पड़ेगा ना कहीं से। आपको तो इंटरेस्ट पेड करना होगा ना, नहीं तो 3 महीना नहीं किए तो आप तो डिफॉल्ट हो जाओगे ऐसे ही। राइट। किंगफिशर ने क्या किया था? किंगफिशर ने इंटरेस्ट को पेड करने के लिए भी लोन लिया था, एक समय तक बैंक ने दिया, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। इंटरेस्ट को पेड करने के लिए भी लोन मिल गया था उनको। ठीक है, अगर अपन फंडामेंटल को बहुत अच्छे से पढ़े ना कोई एक बड़ा स्टॉक हमारे हाथ लगा सकता है, या तो जिसमें अपन सेल कर दे या तो अच्छी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़िए, पता है, सब ये सब चीजें आती इकोनॉमिक टाइम्स में। बिजनेस स्टैंडर्ड भी है, ये दो ही तो न्यूज़पेपर है बिजनेस से रिलेटेड।
बाकी में मैंने पढ़ा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी पढ़ा है, बिजनेस लाइन भी पढ़ा है, लेकिन मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता उसको न्यूज पढ़ने में। लेकिन आप मिंट कोई पे भी भी एक आता है न्यूज। ना सर? हाँ, मिंट करके साइट है ना, मिंट मिंट आता न्यूज। है, मैं मिंट का भी लिया हूँ मैंने, मिंट के साथ मुझे वॉल स्ट्रीट जर्नल मिला है, WSJ। हाँ, उसका वो दोनों का एक अराउंड 1200 1500 समथिंग है कुछ, तो उसके तो वॉल हाँ, स्ट्रीट जनरल भी वो मिलता है। मैंने 2 साल का लिया है, तो मेरे को पड़ा है वो 3000 रुपए। अच्छा। तो WSJ पढ़ोगे बहुत मजा आता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लेना, या द इकोनॉमिस्ट लेना है, उसके साथ एक और आता है द इकोनॉमिस्ट। ओके। और एक बैरन करके भी आने लगा है, लेकिन उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आपको कहीं ना कहीं ये सब न्यूज़ मिलेगी, कहाँ पे शॉर्ट करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो समझ में आ जाता है। तो देखिए, कैपिटल करंट रेशो होती है वर्किंग कैपिटल रेशो से क्या मेजर करते हैं कि कंपनी मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कितने अच्छे से मीट कर पाती है। द एलिमेंट दैट कंसिडर वर्किंग कैपिटल ऑफ कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल, देखो क्या क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेएबल फ्रॉम अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस रेशो। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको करंट रेशो निकालने के लिए आएगा कई बार। हाई इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, हाई इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की मीन्स आपके पास कार, फोर व्हीलर्स तो शोरूम में नहीं, उनकी कंपनीज में पड़े हुए बने हुए एकदम फिनिश्ड, यानी कि प्रोडक्ट जो सेल, तो वो इन्वेंट्री कहलाता है ना। फिनिश्ड गुड्स आपके आपकी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है, सेल्स आर डाउन। फोर व्हीलर्स का यही हाल है ना लास्ट 2 साल से, लगभग 1.5 साल से। ठीक है, रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री में होगा, क्योंकि जब फिनिश्ड गुड फैक्ट्री में ही है तो रॉ मटेरियल की भी जरूरत नहीं होगी। रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है तो जो रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी है उनका पुअर प्रोडक्शन प्लानिंग होगा। अगर उन्होंने क्रेडिट में सेल किया है तो आप क्रेडिट को कैसे पेड करोगे, आपने उधार में रॉ मटेरियल लिया, लेकिन रॉ मटेरियल का काम तो आप कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, रॉ मटेरियल मीन्स आपने स्टील खरीदी, ठीक है, आपने एल्यूमिनियम खरीदा, आपने टायर के लिए टायर खरीदा है, नहीं टायर का मीन्स टायर तो फिर फाइनल गुड्स हो गया, मीन्स आपने और क्या लगता है उसमें, जो भी कार बनाने के लिए क्या है, एल्यूमिनियम और स्टील और कुछ प्लास्टिक के फ्रेम, ग्लासेस, ये सब आपने एज अ रॉ मटेरियल खरीदा है। अब फिनिश्ड गुड यानी कि कार शोरूम में ही नहीं बिक पा रही है, शोरूम में नहीं बिक रही है तो फैक्ट्री में बहुत सारी खड़ी है, फैक्ट्री में बहुत सारी खड़ी है तो रॉ मटेरियल्स हाई है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स एज इट इज पड़े हुए हैं वहां पे, तो ओवरऑल डाउन करता है। ठीक है, हायर ट्रेड पेएबल इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी इन गेटिंग बेस्ट क्रेडिट टर्म फ्रॉम इट्स सप्लायर। कंपनी विच टेक कैश ऑन सेल और मेक पेमेंट ऑन क्रेडिट, देखो कंपनी जो सेल कर रही है कैश में और पेमेंट कर रही है क्रेडिट में, ठीक है, सेल उनका कैश में हो रहा है और पेमेंट क्रेडिट में, सच सिचुएशन विल रिजल्ट इनटू करंट रेशो लेस देन 1। इट इज नॉट अ रेड फ्लैग। ठीक है, इट इज फैक्ट गुड सिचुएशन, यानी कि कंपनी वर्किंग इज फंडेड बाय कस्टमर्स, कस्टमर फंड कर रहे हैं। आप नगद में सेल कर रहे हो, उधार में सामान खरीद रहे हो, आपके जेब से क्या जा रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, हाई रेशो में इंडिकेट पुअर यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, वाइल वेरी लो रेशो में पॉइंट टुवर्ड डीपर एनालिसिस। ठीक है, तो भारती एयरटेल का यहाँ पे दिया है पॉइंट्स की फाइव। ठीक है, ऑप्टिकली द रेशो अपीयर बेट फॉर कंपनी दैट हैव बार्गेनिंग पावर विद कस्टमर एंड सप्लायर ऑफन मैनेज इन फैक्ट प्रिफर निगेटिव वर्किंग फ्लो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है सर, करंट रेशो का फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्विक रेशो क्या होता है, करंट रेशो से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दो, करंट असेट से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दो तो क्विक रेशो आता है। ठीक है, हायर द रेशो बेटर द लिक्विडिटी, लेजर विल बी रिटर्न एज कैश, इज नॉट ग्रेट सोर्स ऑफ जनरेटिंग रिटर्न। जितना अच्छा रेशो होगा उतनी अच्छी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, करंट असेट्स में क्या आते हैं, जो इन्वेंट्रीज पड़ी है, ठीक है, उसको माइनस कर दो। ठीक है, इफिशियंसी,
कैसा कितना इफिशिएंट है। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, ये दिस रेशो इंडिकेट हाउ फास्ट कंपनी कन्वर्ट इट सेल इनटू कैश, कितनी जल्दी सेल को कैश में कन्वर्ट कर लेती। हायर द रेट रेशो बेटर द फर्म। ठीक है, इसका मतलब है वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, यानी उधार में बहुत कम जा रहा है, नगद ही नगद है, सब जगह कैश है। इफ द रेशो इज लो इट मीन द कंपनी इज गिविंग टू इजी क्रेडिट और मे बी इवन फेसिंग डिफिकल्टी इन रिकवरिंग मनी फ्रॉम इट्स डिस्ट्रीब्यूटर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जितना कम है, इसका मतलब है कि या तो आप उधार अच्छे आराम से दे दे रहे हो और कस्टमर से रिकवर नहीं कर पा रहे हो। तो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेएबल मींस द रेशो इंडिकेट हाउ मच कंपनी परचेस ऑन ऑन क्रेडिट, कितना उधार में खरीदती है। ठीक है, इफ पेएबल इज हाई, जैसे आपको देखना है तो पेएबल इज हाई रेशो विल बी लो। ठीक है, कंपनी के पास लॉन्ग क्रेडिट पीरियड है विथ इट्स सप्लायर। ठीक है, कई बार लॉन्ग क्रेडिट पीरियड सप्लायर के साथ क्यों होता है, क्योंकि सप्लायर के साथ आपका गुड बार्गेनिंग पावर है। ठीक है, with its supplier or it does not have the money to pay to them, while bargaining power of company may let take long credit from its supplier। ठीक है, आपके पास अगर बार्गेनिंग पावर है तो आप लॉन्ग क्रेडिट ले सकते हो सप्लायर से। ठीक है, लेकिन सच सप्लायर की ज्यादा पसंद नहीं करते इस टाइप की सिचुएशन में। ठीक है, और जो अच्छी कंपनी होती है ना वो टाइमली पेड करते हैं, ऐसा नहीं है कि सप्लायर आपको उधार दे रहा है तो आप कभी भी चाहो वहां कब ले लो। ठीक है, साल भर पेड ना करो। ठीक है, असेट टर्नओवर क्या होता है, नेट सेल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ठीक है, असेट टर्नओवर का यूज होता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस में। ठीक है, इन्वेंट्री का होता है सेल डिवाइडेड बाय इन्वेंट्रीज। ठीक है, अब इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशो कहां पे यूज होता है, हाई फॉर एफएमसीजी कंपनी, लो फॉर कैपिटल गुड्स। इन्वेंट्री रेशो। ठीक है, कितना टाइम इन्वेंट्री रोल ओवर होता है कंपनी के द्वारा, हायर द रेशो बेटर द बिजनेस। ये हायर और लोअर वाला जो जहां जहां लिखा गया है ना उसको देखना ही है, वो आते हैं क्वेश्चन, बहुत बार आते हैं। मैं सही कह रहा हूं ना सर, मंगेश सर, क्वेश्चन आते हैं हाँ यहाँ से। सर, आया ना, अभी करंट रेशो आया था, क्विक रेशो आया था। हाँ, तो मैंने ना यानी कि मेरा बहुत से स्टूडेंट लोग से बात होते रहता है, कुछ लोग केवल रिकॉर्डिंग देखते हैं, टाइम नहीं मिलता उनको क्लास अटेंड करने का। मैं बोला ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन लाइव में थोड़ा डिस्कस हो जाता है, आप लोगों से बातचीत हो जाती है तो थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। नहीं तो मैं बैठ के केवल रिकॉर्डिंग करते रहूंगा तो मजा नहीं आता ना क्लास लेने में। एटलीस्ट 30 40 45 मिनट 1 आवर भी डेली अगर लाइव डिस्कस हो जाए तो उसका एक मजा ही कुछ और होता है। कुछ चीजें भूलते नहीं है अपन। इन्वेंट्री टर्नओवर, हायर द रेशो बेटर द रिजल्ट, तो ये सब चीजें याद रखनी है। अब ये ड्यू पॉइंट आया था कि नहीं ये बताइए, आता है कई बार लेकिन हो सकता है नहीं आया हो। नहीं, मुझे नहीं, वो इस चैप्टर में का क्विक रेशो और करंट रेशो आ गया था, करंट इसलिए रेशो वो। आया था, ठीक ठीक, तो छोड़ दिया होगा, बोलोगे ड्यू पॉइंट दूंगा तो अगली बार पेपर देने नहीं आएंगे तो। ठीक है, तो आरओई का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, लेकिन इसमें क्या क्या ऐड हो जाता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर और लीवरेज जो रेशो है उसको भी, 3 फैक्टर्स इसमें इंक्लूड रहते हैं, बस इतना याद रखिएगा ड्यू पॉइंट में क्या क्या होता है, एंड नॉट नेट प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर और लीवरेज, ये 3 चीजें, 3 फैक्टर्स को भी एक्सप्रेस किया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। और ड्यू पॉइंट एनालिसिस में क्या देखते हैं, ROE देखते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटीज, बस इससे ज्यादा नहीं देखना है। और ROE आइदर अप गो अप, आइदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज और असेट टर्नओवर गोस अप बिकॉज ऑफ हायर हाई हायर लिवरेज। ठीक है, और कई बार ROE गोस अप अकाउंट ऑफ हाई मार्जिन एंड हायर इफिकेसी। ठीक है, हायर लिवरेज का मतलब होता है कई बार आपको चेक भी करना है, लीवरेज ज्यादा है, उधार ज्यादा लिए हो तो कई बार वो रिस्क भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है सर, ये वाला जो है ना, हाई लिवरेज कंपनी, लो लिवरेज कंपनी, इसका जो ये क्या दिया है ये चार्ट दिया है ना, देखो रेवेन्यू एक कंपनी का कितना है 12,000, एक का है 11,800, नेट प्रॉफिट एक का 2,400, एक का है 2,620, असेट्स, लिक्विडिटी, लाइबिलिटी, ROE एक का है 92,
एक का है 52.4। तो किसे आप कंसीडर करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाई लिवरेज, और नाम भी रख दिया ना, हाई लेवरेज कंपनी, लो लेवरेज, दोनों का साइज सिमिलर है। फर्स्ट का हायर आरओई है कंपेयर टू अदर, और फेस ऑफ हाई लिवरेज सीम टू बी बेटर परफॉर्मर, अच्छा लग रहा है। लेकिन व्हेन वी ब्रोक द आरओई इनटू थ्री पार्ट, अपन ने थ्री पार्ट, असेट टर्नओवर में, नेट प्रॉफिट मार्जिन में, असेट असेट टू इक्विटी में, तो कौन बेस्ट निकल रहा है? इट इज गिव अ डिफरेंट पिक्चर, यानी कि हमको इन तीनों रेशियोज को भी चेक करने हैं, यानी बस वही है, असेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, असेट और असेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, इसको चेक करना है। ठीक है, तो लो लिवरेज कंपनी ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर इन तीन रेशोज को अपन देख रहे हैं तो लो लिवरेज वाली कंपनी ज्यादा बेस्ट लग रही है। ठीक है, बस इससे केस स्टडी आता है, बहुत इजी इजी आता है। ठीक है, बहुत इजी, लेकिन बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये जो है, इसको देखिएगा, रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इनके इन चार्ट से इनका ये कहना है कि लो लीवरेज वाली कंपनी असेट टर्नओवर में 2.4x है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 22% इनकी ज्यादा है, असेट डिवाइडेड बाय इक्विटी में ये ठीक है। तो ओवरऑल लो लीवरेज वाली कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, फोरकास्ट यूजिंग रेशो एनालिसिस, आप क्या फोरकास्ट करते हो? बहुत सारे एनालिसिस करते हैं अपन, जजमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, आप अपना एज अ एनालिस्ट अपना काम है कि अपन एक रिपोर्टर की तरह काम करते हैं, मीडिया रिपोर्टर जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अभी वाली मीडिया नहीं, जो पहले की मीडिया, जो एक सिंसियर होते हैं ना, जो पढ़ लिख के थोड़ा सा आपको बताते हैं चीजें, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे फोरकास्ट में क्या दिया है कि एनालिस्ट मस्ट अप्रिशिएट दैट फ्यूचर ऑफ बिजनेस कुड बी सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम देयर पास्ट। ठीक है, ये आया था एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल आया था। अब इनके एग्जाम में आया था, मैं एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था सर स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल आया था। तो स्विट्जरलैंड क्या फेस की? ट्रिमेंडस कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ऑफशोर कॉम्पिटिटर स्टार्टिंग मिडिल ऑफ 2000। ठीक है, जब वो केवल वाइन टरबाइन मैन्युफैक्चर थे। ठीक है, जब उनके पास ग्रेट प्राइसिंग पावर था। ठीक है, प्रोजेक्टिंग फाइनेंशियल ऑफ स्विट्जरलैंड क्या था? मिडिल ऑफ 2000, प्योरली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, जो एक ब्लंडर बन गया लोगों के लिए। ठीक है, एनालिस्ट मस्ट स्पेंड टाइम, यानी कि अपने को बहुत सारी चीज सोचनी है, एनालिसिस करना है कि फ्यूचर कैसा होगा। पास्ट अच्छा था, ठीक है, इट इज गोइंग टू डिफरेंट फ्रॉम इट्स पास्ट। चेंजिंग डायमेंशन ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस के डायमेंशन भी चेंज हो रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस आपने देखा होगा जो पास्ट में बहुत अच्छा करते थे, लेकिन बेस्ड ऑन एजम्पशन प्रोजेक्शन आज के दिन में डाउन है। ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर देखना है अपने को। ठीक है, तो एक यहाँ पे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, ग्राहम डॉट, एक उनका इंटरेस्टिंग कोट है, आई हैव नो यूज वॉट एवर द प्रोजेक्शन और फोरकास्ट, कोई यूज नहीं है मेरे लिए, बोलते हैं प्रोजेक्शन फोरकास्ट का। दे क्रिएट इल्यूजन ऑफ apparent प्रिसीजन, द मोर मेटिकुलस दे आर द मोर कंसर्न यू शुड बी। जितना ज्यादा लोग बताते ना आज ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर ऐसा है, वो है, बहुत सारी चीजें बता के सेल कर देते हैं, चिपका देते हैं स्टॉक्स को। तो वी नोवर लुक एट प्रोजेक्शन, अपने को प्रोजेक्शन में नहीं देखना। वी केयर वेरी मच अबाउट, लुक वेरी डीपली एट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कंपनी का। ठीक है, जिस कंपनी का लॉसी ट्रैक रिकॉर्ड है उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है कि हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं। तो ये वॉरेन बफेट का कोट है। ठीक है, कंपनीज के लिए। ठीक है, इसको याद करना जरूरी नहीं है, एग्जाम में पूछता भी नहीं है। अब यहाँ पे एक और कोर्स है चार्ली मुंगर जी का, ये इनके गुरु जी थे। ठीक है, और उनके गुरु जी थे ये क्या नाम है, बेंजामिन ग्राहम। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इन माई ओपिनियन प्रोजेक्शन डू मोर हार्म देन गुड्स, प्रोजेक्शन से ज्यादा हार्म होता है देन अच्छाई होने से। ठीक है, दे आर पुट टुगेदर बाय पीपल हु हैव अ इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर आउटकम। ठीक है, हैव अ सबकॉन्शियस बायस एंड अपरेंटली प्रिसीजन मेक इट फॉलेसियस।
दे रिमाइंड मी मार्क ट्वाइन सेइंग, अ माइन इज अ होल इन द ग्राउंड ओन बाय द लायर। ठीक है, तो ये चार्ली मुंगर। अब while a trend so in the past is a fact, future trend is only assumption। पास्ट जो बताया वो तो फैक्ट था, लेकिन फ्यूचर जो बता रहे हो assumptions है। ठीक है, पास्ट और इवन केयरफुली प्रोजेक्शन कैन बी सीन एज ए रफली इंडेक्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, अब पीयर कंपैरिजन क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अपन को पीयर कंपैरिजन कैसे करना है, आता है ना, बहुत यूज होता है पीयर कंपैरिजन। लुकिंग इनटू कंपनी फाइनेंशियल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड पास्ट परफॉर्मेंस। अपन किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल को यानी कि रीड करते हैं, देखते हैं, तो अपने को पता चलता है पास्ट में कैसी कंपनी थी। ठीक है, और उसके साथ साथ उनके पार्टिसिपेंट या पीयर्स ने इंडस्ट्री में कैसा किया, उनकी कंपटीशन पोजीशन कैसी थी। ठीक है, तो ये गुड आइडिया है आपको अगर पता करना है कि आपकी कंपनी कैसी थी, यानी कि एक कंपनी के बारे में, तो उनके कॉम्पिटिटर्स को भी देखो वो क्या कर रहे थे, और आपकी आप जो कंपनी का वो एनालिसिस कर रहे हैं उनका क्या रिपोर्ट। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ इक्विटी एक्सपेंशंस, इसमें आते हैं कुछ मॉडल्स। इन एडिशन टू कंपनी बिजनेस देयर आर आल्सो कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्शन दैट अफेक्ट शेयर होल्डर वैल्यू। जैसे शेयर होल्डर की वैल्यू को कौन अफेक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्शन, दैट इज क्रिटिकल इन शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। जैसे कोई कंपनी फ्रेश फंड इशू करती है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फंड हैज टू बी बोर्न बाय द बिजनेस, राइजिंग दिस फंड इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इन क्रिटिकल वैल्यू क्रिएशन। व्हेन अ कंपनी राइज फंड एट हायर कॉस्ट, ठीक है, अगर कंपनी हायर कॉस्ट से पैसे उठा रही है तो वो तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए ज्यादा भारी होगा। ठीक है, while it is easy to understand the impact of debt as a cash flow around its contractual in nature, understand the impact of equity issuance can be more challenging। ठीक है, तो कुछ राइट इशू होता है, इशू ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग, पब्लिक इशू होता है आईपीओ और फर्दर, प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रेफरेंशियल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इशू ऑफ शेयर अपॉन एक्सरसाइज ऑफ वारंट, आपको वारंट मिला था, आपने वारंट को एक्सरसाइज कर लिया, इसॉप आपने एक्सरसाइज कर लिया। ठीक है, स्वेट इक्विटी प्रोग्राम, खून पसीने की कमाई। ठीक है, तो ये सब भी है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इन्वेस्टर शुड फैक्टर इन पोटेंशियल ऑफ डाइल्यूशन इन देयर स्टेक while evaluating the investment। Future dilution event are less predictable। Analysis of history of the expansion by company can give investors some idea about company may conduct itself in future। ठीक है, company that finance their growth with strong internal accrual create very little concern for investor in term of equity dilution। ठीक है, एक कंपनी रिलाइंग ऑन फ्रेश इशुएंस ऑफ इक्विटी रेस्ट कैपिटल, तो इन्वेस्टर शुड चेक वेदर सच एक्टिविटी है बी अंडरटेकन विदाउट डाइल्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग। अगर फ्रेश इशुएंस हो रहा है शेयर्स के इक्विटी, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हो, आपकी वैल्यू तो डाइल्यूट नहीं होगी। ठीक है, आपके डाइल्यूट वैल्यू को डाइल्यूट करके तो पैसे नहीं उठाए जा रहे। ठीक है, राइजिंग मनी थ्रू राइट इशू डज नॉट कॉज मेजर डाइल्यूशन। ठीक है, क्योंकि फ्रेश शेयर जो इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आता है कई बार। ठीक है, इट कॉज डाइल्यूशन ओनली टू दोज शेयर होल्डर हु डू नॉट एक्सरसाइज देयर राइट। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके केस में डाइल्यूट होता है। ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है, इंक्रीज द ओनरशिप स्टेक of the preferential investor while reducing it all other। there are two perspectives। ठीक है, one can view company tendency to go for preferential allotment and it indicate a risk for potential dilution। it may indicate that there are certain investor who are able to bail out the company। लेकिन प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट का है किसमें इंपॉर्टेंट है कि किसी ने शेयर्स को लिया तो बेल आउट होने से बच गई कंपनी, क्राइसिस में आपको पैसे मिल गए, इन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, लेकिन आपको एनालिसिस करना है हिस्टोरिकल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को भी। ठीक है, जैसे रिलायंस पावर का आप चेक करिएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट उन्होंने शायद 6 महीने पहले किया है, तो एक बार उसको पढ़िएगा, उन डिटेल में पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और
मिनिमम प्राइस में मिलता है ना प्राइवेट प्लेसमेंट में, प्रेफरेंशियल शेयर। ठीक है, कुछ कंपनी प्रीमियम में भी करती। ठीक है, प्रीमियम प्राइसिंग और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज वैल्यू एक्रेडिटेड टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो उसमें भी लेजर डाइल्यूशन रिस्क होता है। ठीक है, फिर होता है, देखिए यहां तक बहुत मजा आ रहा था ना पढ़ने, वैसी डिविडेंड और अर्निंग कैसी है, डिविडेंड पॉलिसी कैसी कंपनी की, कितने पैसे कंपनी एज अ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के वो शेयर होल्डर को रिटर्न करते हैं। ठीक है, और कितना कंपनी ने यानी कि एक इन्वेस्टर ने एज अ डिविडेंड रिटर्न अर्न किया। ठीक है, तो डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड होती है। ठीक है, आपको एज अ एनालिस्ट आपको डिविडेंड पॉलिसी एंड हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इसको भी देखना है। जब अपन स्टडी करते हैं डिविडेंड हिस्ट्री, तो कंसीडर करना है कि किस फेस में, बिजनेस के किस फेस में कंपनी ने डिफरेंट पॉइंट यानी कि कब डिविडेंड पेड किया। ठीक है, कोई कंपनी होती है ना जो डिविडेंड पे लेस और डिविडेंड नहीं देती। ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज में कंपनी डिविडेंड नहीं देती क्योंकि उनको और पैसे की जरूरत होती है, फ्यूल ग्रोथ। ठीक है, और शेयर होल्डर को भी ज्यादा टेंशन नहीं रहता, ठीक है डिविडेंड मत दो, 1-2 रुपया से क्या फर्क पड़ेगा, हमको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिल रही है ना। ठीक है, हायर रिटर्न जनरेट मिल रहा है, 1-2 रुपए डिविडेंड नहीं मिल रहा, 5, 10, 20 जो भी डिविडेंड मिलता है नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे अपने को हायर रिटर्न तो जनरेट करके दे रही है ना कंपनी, उस पैसे को सही जगह लगा रही है। लेकिन जहां पे बिजनेस मैच्योर रहता है, इंक्रीमेंटल रिटर्न डिक्लाइन रहता है, जैसे कोल इंडिया, आईटीसी और कोल, बहुत सारी कंपनी जो मैच्योर है, तो वो क्या करती है, डिविडेंड देती है, डिविडेंड होता है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड इंपॉर्टेंट किसके लिए है, मैच्योर कंपनी के, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अनदर फैक्टर दैट नीड टू बी लुक एट द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यानी कि स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड हाई तो है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट तो कर रही है ना, पीरियडिक इन्वेस्टमेंट इनकम, कुछ जो इन्वेस्टर होते हैं कि पीरियडिक इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट होते रहे, उसके लिए भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैच्योर कंपनी डिफेंसिव इंडस्ट्री में आती है। डिफेंसिव मीन्स जिस जो कैश का हुआ है, डिफेंसिव का मतलब वो डिफेंस सेक्टर नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, एनालिस्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कंपनी डिविडेंड पॉलिसी और ऑब्जर्विंग हिस्टोरिकल डेटा। स्टडिंग डिविडेंड हिस्ट्री, एनालिस्ट आल्सो टू कंसिडरेशन शेयर बायबैक कब हुआ था। ठीक है, ये होता है स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, होता है शेयर बायबैक। आज शायद इन्फोसिस ने लॉन्च किया है, कुछ बताया, कुछ न्यूज ऐसी आई, इट इज ऑल्सो मीन टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। शेयर क्या को बायबैक कर लेते हैं ओवर डिविडेंड, उनके पास अगर फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट हो इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर और कंपनी। ठीक है, बायबैक ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर टू डिसाइड बी इनकैशिंग द ऑफर और इंक्रीज देयर स्टेक, यानी कि बायबैक में क्या होता है कि कम इन्वेस्टर भी डिसाइड करता है कि सेल कर दें कि अपने स्टेक बढ़ाएं। ठीक है, और डिविडेंड और शेयर बायबैक से भी अपने को सिग्नल मिलता है कि कंपनी का आउटलुक क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है। ठीक है, जैसे कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट रिटेन कर रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी का इंटेंशन अच्छा है कि आने वाले टाइम में वो मेजर इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। कभी रिलायंस को देखिएगा या कुछ और बड़ी कंपनी है, वो ज्यादा डिविडेंड नहीं देते हैं। ठीक है, और इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में इंक्रीज इट डिविडेंड। ठीक है, जैसे वेदांता, इट में ऑल्सो इंडिकेट कंपनी इज फोर्सिंग रिड्यूसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉर्पोरेट एक्शन को भी चेक करना है कि डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट राइट कब कब कंपनीज ने दिया है। कई बार क्या होता है, स्प्लिट बहुत होती है कंपनी, बहुत सारी, आप भी चेक करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज स्प्लिट स्प्लिट का गेम करते रहती है, स्प्लिट। ठीक है, ऑनरशिप एंड इनसाइडर सेल एंड परचेस ऑफ स्टॉक इन द पास्ट। ऑनर का क्या होता है, सबसे क्लोजेस्ट इंसान जो होता है बिजनेस से, ऑनर होता है, उनको बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन होती है।
ठीक है, बेटर इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के ऊपर। दे ऑल्सो एक्ट इन द मार्केट, वो भी एक्ट होता है, यानी कि मार्केट में बाय सेल करते रहते हैं अपनी कंपनी में अंडर डिफाइंड गाइडलाइन, सेबी की गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, अगर while analyzing a business, analysts also get insight by looking at action of promoter and insider in the market। अगर आपको पता है कि प्रमोटर और इंसाइडर जो होते हैं ना वो क्या कर रहे हैं कंपनी में, तो आपको और ज्यादा बेस्ट बेस्ट क्या मिल सकता है, इंसाइट, न्यू, यानी कि क्या करने वाले हैं लोग, क्यों कर रहे हैं ऐसा। इन देखिए पीटर लिंच की बुक पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। इनसाइडर कैन सेल फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, इट इज नॉट नेसेसरी रिंग अलार्म बेल। ठीक है, अब अगर कोई प्रमोटर सेल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अलार्म बेल हो। इनसाइडर बाइंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा ह्यूज प्रॉफिट देने वाली है फ्यूचर में, इसलिए बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अगर इनसाइडर सेल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो खराब सिग्नल हो सकता है बहुत सारे रीजन है कि वो सेल कर रहे हैं अपनी कंपनी के शेयर्स। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहां तक? हाँ, अभी